नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि पीएम मोदी का देवभूमि से विशेष लगाव है। यही वजह है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं राज्यवासियों को सौगात देकर जाते हैं। 14 अप्रैल को भी पीएम मोदी हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली देहरादून हाईवे के उद्घाटन के साथ ही देहरादून की बहुप्रतीक्षित रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि भाई पीएम मोदी का स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री वही घोषणा करें जो संभव है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भाई आरोप भी हैं, और प्रधानमंत्री के पिटारे में इस बार क्या कुछ रहने वाला है उत्तराखंड के लिए। कांग्रेस और बीजेपी अब इस पर आमने सामने हैं। पीएम मोदी को लेकर के कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है। भाई कह रहे जुमलेबाजी कर चले जाएंगे प्रधानमंत्री और वही घोषणाएं करें जिन्हें वो पूरी कर सकते हैं, और बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। ये तमाम बातें जो हैं कांग्रेस कह रही है उनके दौरे को लेकर। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड की पावन धरा पर आएंगे तो यहाँ उनका जो दौरा है वो ऐतिहासिक भी होगा और भव्य और दिव्य भी होगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को। दिल्ली देहरादून ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का उसका लोकार्पण होगा, और इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच का जो सफ़र है वो 2.5 घंटे का रह जाएगा, और 3 घंटे लगभग 2.5-3 घंटे में ये सफ़र पूरा होगा। और ये किलोमीटर की अगर बात करी जाए तो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा रास्ता बैठता है। इसके अलावा देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। अब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, इस वजह से कई कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। और प्रधानमंत्री की ये बड़ी सौगात उत्तराखंड के लोग किस लिहाज से देख रहे हैं, तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि आखिर पीएम मोदी आएंगे, क्या सौगात लाएंगे, और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उनमें कितना दम है। इसी पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सत्यवीर चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सत्यवीर जी। आशीष सैनी बड़ी दमदार तरीके से अपनी पार्टी की बात रखते हैं, बहुत स्वागत आशीष जी आपका। पंकज पैनुली जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश मिश्रा जी जाने माने चेहरे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और लक्ष्मी बिष्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। तो आशीष जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब कुछ ला ही रहे होंगे, कुछ ले जा थोड़ी रहे हैं। इस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं, जो बोलेंगे क्या वो देकर जाएंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए कि हजारों करोड़ों की बात होगी, कुछ मिलेगा ही ना उत्तराखंड को। जी निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के लिए जो भी प्रस्तावित बजट है, कोई नई घोषणा है या कोई नया कोई काम वहां कर रहे हैं, तो पूरा जो सिस्टम है उसके लिए व्यवस्था करता है और प्रधानमंत्री हमेशा उसकी घोषणा करते रहे। जी हमारा सवाल ये है कि जो पिछली बार जो घोषणा की थी या पिछली बार जो बातें की थी तो उसमें उनको भी पूरा करें और नई घोषणा करते वक्त उनको पूरा करने का भी ध्यान रखें। तो केवल इतना ही हमने भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय राज्य की है वो प्रधानमंत्री जी को कई बार वो कुछ चीजें गलत बता देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी एक बार बड़ी रैली करने आए तो उन्होंने ये कहा कि केदारनाथ में एक मुख्यमंत्री ने स्कूटर पर भी ट्रक का जो लोड है वो चढ़ा दिया था, तो वो मुख्यमंत्री बगल में ही बैठे थे। तो ऐसे कई बार प्रधानमंत्री जी के साथ हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो राज्य की भाजपा से ये अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को सच बताए। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार ने राज्य के लिए हाईवे बनाने का काम किया है। ये हाईवे बने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन हाईवे को जब हम शहर में प्रवेश कराते हैं तो वहां का जो ट्रैफिक है वो बड़ी एक समस्या ठीक है, बन चुकी है। वो समस्या है, निश्चित उस रूप पर से मैं जो ये बिल्कुल हाईवे, आशीष जी आप सही कह रहे हैं कि भाई जब एंट्री होती है सिटी में तो बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे पर चलते हुए तो कभी आशीष जी कांग्रेसी भी कह देते होंगे ना कि नहीं भाई देखिए सड़क तो बढ़िया बनाई है, अब सहारनपुर जाइए, मेरठ मुजफ्फरनगर जाइए, दिल्ली जाइए, भाई टाइम नहीं लगता है। मैं उसी उसी पर आ रहा हूँ। मेरे केवल दो सवाल है। जी दो सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि दिल्ली सॉरी हरिद्वार और दिल्ली के हाईवे के बीच में कुछ हाईवे पे फ्लाईओवर के पास लगभग 5-5, 6-6 फुट चौड़ाई के लंबाई चौड़ाई के गड्ढे बन गए और फ्लाईओवर का जो लिंटर है वो नीचे गिर गया।
ऐसे ही हाईवे जो देहरादून का दिल्ली का पुराना बना हुआ है NH 56 का 334 है, वो कई जगह से डैमेज हो चुका है। जी वर्तमान में जिस हाईवे के उद्घाटन के लिए जो ये एलिवेटेड रोड मोहन से लेकर आशारोड़ी के बीच में बनी है और दिल्ली देहरादून का रास्ता मात्र 2.5 घंटे का हुआ है, नितिन गडकरी जी कई बार इसकी तारीफ करके गए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली लॉन्च हो रहा है, ये 6 महीने पहले लॉन्च हो जाना था। कई अच्छा जगह पर इसमें खामियां पाई गई, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई और निर्माण के दौरान जो चीजें पाई गई, तो इस कारण से इसमें देरी हुई है। देखिए वो तो टेक्निकल चीजें आशीष जी, वो समय समय पर जब इतना बड़ा हाईवे बन रहा है, 13,000 करोड़ का एक सिस्टम है, तमाम चीजें काम कर रही हैं, वो जो नॉर्म्स हैं वो तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन सौगात तो मिल रही है ना उत्तराखंड को। इसको तो कह दीजिए कि नहीं भाई अच्छा काम किया है। अब आशीष जी आपको देहरादून आना पड़ेगा, ठीक है रुड़की से आ रहे हैं, कभी इधर से आना पड़े तो भाई कहेंगे ना नहीं अच्छा काम किया भाई बीजेपी ने। नहीं नहीं, मैं तो उधर से ही आता हूँ, मुझे तो उधर से ही आना होता है मोहन वाले रास्ते से। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है काम। मैं व्यक्तिगत रूप से तारीफ इसके नहीं लिए करेंगे सबसे अधिक बीजेपी की लाभान्वित आज होने आप? वाले लोगों में से हूँ। लेकिन मेरा खतरा ये है कि कहीं वो हाईवे बीच में से कहीं इनकी भ्रष्टाचार की वजह से टूट फूट ना जाए। अच्छा उसका ध्यान रखने कांग्रेसियों की को खतरा जिम्मेदारी है भी कहीं उसी उनके साथ व्यक्ति कोई की है। दिक्कत ना हो जाए, जनता चले। नहीं नहीं, बीच में इन्होंने लिखा दिया था ना अपने कुछ लोगों को भेज के कि ये सड़क इस जाति के लिए है, इस धर्म के लिए है, ये मुसलमान के हाँ लिए है, ये हाँ मुसलमान हाँ के लिए ठीक है, नहीं है। मैं वो उस सब पर भी चीजें आऊंगा। लिखवाई इन्होंने। हाँ अब आशीष जी ये बताइए, अब ये तो नहीं कहेगी ना कांग्रेस की भाई देखिए ये तो यूपीए के टाइम पे बना था, हमने इसकी आधारशिला रखी थी, हमने तैयारियां की थी और फीता काट रहे हैं मोदी जी। नहीं नहीं, मोदी जी पहली बार अपने किए हुए काम का फीता काट रहे हैं, तो हम तो उनको शुभकामनाएं भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे। जी चलिए ठीक है सत्यवीर जी। खैर कांग्रेसी मान रहे नहीं भाई हाईवे तो अच्छा बना है, लेकिन उन्हें चिंता भी है कि आशीष जी आ रहे हैं मोहन से, कहीं एक आधा पिलर नीचे ना धंस जाए। तो आशीष जी को अपनी गाड़ी की भी दिक्कत है, कांग्रेसियों को ये बात भी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी बनाइए उनकी। सचिन जी, हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और वो विशेष कार्य जो उन्होंने कुछ वर्षों पहले कहा था कि भाई उत्तराखंड में इस प्रकार का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जी एक तो विकास होता है, एक सर्वांगीण समग्र विकास होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में जहाँ पर अभी हम शासित है या एनडीए में हो, हमने राज्य का सर्वांगीण विकास किया है और सभी को साथ लेके काम किया है। और हम सभी कार्यकर्ताओं में, हमारे वरिष्ठ नेताओं में, हमारे पदाधिकारियों में, सभी में उत्साह का एक वातावरण है और उत्तराखंड की 1,30,00,000 जनता के अंदर भी उत्साह का वातावरण है कि उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सौंपने वाले हैं, जिससे हमारे उत्तराखंड को चाहे अर्थ के रूप से देखा जाए या विकास के रूप से देखा जाए या उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता रहता है। और ऐसा ही नहीं है कि जो ये अभी हम दिल्ली टू देहरादून या वो 3 राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मात्र एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसमें कई तरह के आप देखोगे कि इससे दूरगामी परिणाम इसके होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रकार की परियोजना पहली बार उत्तराखंड के अंदर संपन्न हुई है। 17 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें विशेषकर पर्यावरण के उन नियमों का ध्यान रखा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी पूर्ण करते हैं, राज्य भी और देश के मानकों को पूर्ण करते हैं। जी तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि उन सभी मानकों को धरातल पर उतारा गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब इससे पहले जो देहरादून दिल्ली के जाने के लिए जो रास्ता था, रात को 8 बजे बैठते थे, सुबह 5 या 6 बजे पहुंचते थे, इतना समय लगता था। जी अब समय की कमी उन लोगों के लिए भी है जो नौकरी पेशा करने वाले आप कह रहे हैं कि सर ट्रांसपोर्ट के लिए ध्यान रखा गया है। हाँ, चौहान बिल्कुल। साहब एक मिनट, अभी कांग्रेस कह रही है इस प्रोजेक्ट के कारण राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों में जो पेड़ हैं उसके काटान पर इन लोगों ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि ग्रीन फील्ड के नाम पर पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई जा रही है। तो इस देश के अंदर एनजीटी भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी, अदालतें भी है, तो कांग्रेस वहां क्यों नहीं जाती है? मेरा आप सचिन जी आपके माध्यम से उन कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमने तो उनको कहीं रोका नहीं है, ये कौन सी बाधाएं इनको आ रही है? ये पहली बार इस प्रकार की मतलब पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया और ऐसे कॉरिडोर बनाए गए कि अब जंगली जानवरों का मूवमेंट आराम से हो सकता है। और इतना भी ध्यान रखा गया है कि जो उस पे जो शेड्स लगाई गई है साइड में, वो साउंड प्रूफ लगाई है कि ऊपर का साउंड, नीचे जंगली जानवर जो मूवमेंट करते हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और सामने जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके नीचे से बहुत बड़ी तादाद में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन चौहान साहब मैं उधर से आता जाता रहता हूँ, मैं जब भी आता हूँ उधर से देहरादून की तरफ मेरी वापसी होती है
तो आए दिन वहाँ पर इस तरीके से आप देखते होंगे ट्रैफिक साइंस लगाकर उस पर मरम्मत का काम चलता ही रहता है। ऐसा नहीं, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ जो नया बना है, जो सहारनपुर की तरफ भी बना हुआ है, गागलेडी की तरफ जो बना हुआ है। देखो, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य हुए हैं और जब इसके कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उसी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। तो उत्तराखंड की आप देख लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। आज हमारी चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, दोनों समान दृष्टि की सरकार है। तो आज उस समय हमारी आर्थिक स्थिति देखिए कि इस स्थिति में थी। आज मैं अगर आपको गिनाना चाहूं, अभी आपका देहरादून से लेके हरिद्वार तक ये पूरा डेवलपमेंट, पूरा नेशनल हाईवे बना, यहाँ पोंटा साहिब से लेके देहरादून तक के लिए, अब ये देहरादून से लेके दिल्ली तक के लिए। हाईवेज में दिक्कत नहीं है सर, मैं उसके हाँ तो वो आशीष जी जो कह रहे थे, जैसे ही एंट्री करेंगे ना, अब जैसे आप देखेंगे आशा रोडी चौकी से एंट्री कीजिए, देहरादून फुल जाम। हाँ, उसके लिए भी सेकंड फेज में प्लान चल रहा है, जो कि अभी सरकार नहीं रखा है। कुछ सूचनाएं हम तक भी आती है। एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है, रिंग रोड जैसे दिल्ली में अंदर जो हैवी व्हीकल्स है वो एंट्री ना करे, जो बाहर जाना चाहता था, स्टेट में जाना चाहता है। लेट नहीं हो गया चौहान साहब? देखो, ये लेट नहीं हो गया 17 के बाद से अब तक? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके अंदर सचिन जी चले। मैं आपको बताना चाहूं, हाइड्रो में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं हम, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय से 18 ऐसी परियोजनाएं थी जो रुकी हुई थी। उनमें से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 पर सहमति बनाई है, जिसमें कि आपका लोहारी बांध पूर्ण बन के तैयार हो चुका है और वो पिछले 1 साल से संचालित है। लखवाड़ ब्यासी बांध है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ नेटवाड़ परियोजना है, वो कंप्लीट है। आपका जमरानी बांध हो, सौंग बांध हो, ये तमाम वो बांध है कि जिनके लिए सरकार से अनुमति ली गई है। सिटी का भी आपको डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। मैं सिटी के अंदर भी बहुत सारे सर, आपके मेयर से मेरी आज मुलाकात हुई, एक शब्द नहीं बोल पाए, वो बोलना ही नहीं चाहते डेवलपमेंट के लिए। कौन? सारा ये मेयर देहरादून के जो मेयर, मुझे उनसे उनका थोड़ा सा देखो, मेयर साहब का हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य पिछले काफी समय से खराब है, उस वजह से भी ये विषय है। मगर हमारे जितने विकास के कार्य है, आज हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी परियोजना केंद्र सरकार की चल रही है और विशुद्ध रूप से धरातल पर उतर रही है। नहीं तो एक समय था सचिन जी, वो भी याद करिए कि इस देश के जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के थे, राजीव गांधी जी, वो क्या क्या करते थे कि जब मैं केंद्र से एक बार भेजता हूं तो राज्य तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है। क्या वो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है हाथ, क्या उसी की सफाई थी वो? और आज देखिए कि आप देखिए हमारा जो प्रदेश है, हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखिए, 86% भूभाग हमारा पहाड़ का है, 14% भूभाग हमारा पठार का है। आप ये देखिए कि नीति माणा तक आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है। ठीक बात है सर, मैं कंप्लीट इसके साथ मुझे इसके बाद कम समय देना, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। नीति माणा तक, जो कि चाइना बॉर्डर से लगता हुआ है, वहां तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है। पहला गांव हो गया, वो आखिरी गांव नहीं हुआ। और 1962 में 2 गांव थे, नाला और जादुंग 2 गांव थे। उनको कब दोबारा से वहां पर विस्थापित करना चाहिए था, मगर हमारी सरकार आते आते 2014 के बाद अब वहां पर दोबारा से विस्थापन हो रहा है। और यही कांग्रेस की सरकार थी। AK एंटनी रक्षा मंत्री थे। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, AK एंटनी रक्षा मंत्री इस देश के, उन्होंने सदन के पटल से कहा था कि हम ऐसा कोई भी डेवलपमेंट बॉर्डर पे नहीं करना चाहते जिससे कि चाइना इरिटेट हो, और ना हमारे पास इतना पैसा है। और आज देखिए, अरुणाचल के बॉर्डर से लेके, असम के बॉर्डर से लेके, चाहे बांग्लादेश से लगता हो बॉर्डर हो, चाहे लेह लद्दाख में हो, चाहे उत्तराखंड में लगता हो बॉर्डर हो चाइना से, वहां तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा है, वहां तक हमारी सेना सशक्त हुई है। आज हमारे लिए ये इतना आसान हुआ है कि सेना कम समय में वहां तक पहुंच सकती है, वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। तो आज हमारा उत्तराखंड भी आर्थिक रूप से इतना मजबूत हुआ है कि जब जीएसटी आया, इसके साथ जीएसटी के साथ खत्म, जब जीएसटी इस देश में आया तो हम कहा गया कि छोटे छोटे राज्य के धराशायी हो जाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। और जिसको प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, जिससे गब्बर सिंह टैक्स बोला था इनको, उसी जीएसटी में उत्तराखंड नेशनल एवरेज में 1% आगे निकला है। पंकज जी, आपको क्या लगता है कितने मजबूत स्थिति? ठीक है पंकज जी, अब कांग्रेस कहीं क्रेडिट की बात आ रही हो, जैसा कि मैंने आशीष जी से पूछा कि भाई कांग्रेस के टाइम पर तो वही शुरुआत हुई, हालांकि कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई ये तो यूपीए सरकार के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, भाजपा केवल पुरानी योजनाओं का फीता काटने का श्रेय ले रही है। पर्यावरण का मैंने पंकज जी अभी जिक्र किया, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं किसानों के कि भाई उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया जो कीमत उस वक्त होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, या आप स्वागत करते हैं मोदी जी के इस कदम का? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, उसके लिए उनका स्वागत है और उनका साधुवाद है। और समय समय पर प्रधानमंत्री आते रहते हैं। जहाँ तक हम बात करें अगर उस हाईवे की, तो वो हाईवे मेरा अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर जाना हुआ था, तो मैं उस हाईवे से गया था। निश्चित तौर पे हाईवे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का बना हुआ है, बट दिक्कत कहाँ आई, आप आसा रोड़ी से दिल्ली तो 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे,
लेकिन आशा रोड़ी से और रिस्पना पहुंचने में 2.5 घंटा लग जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो हाईवे जिस तरीके से वो बना है, वो तो जो इनका जितना भी हाईवे का पोर्शन है वो तो बहुत सही है, लेकिन अगर उससे उतर के आप लिंक रोडों पे जाओ, मुश्किल से 200 मीटर 500 मीटर हाईवे से उतर जाओ तो रोड की असलियत आपको पता चल जाती है, किस तरीके का। सर वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे उत्तर तो प्रदेश करे चाहे डबल ट्रिपल इंजन की सरकार। अब मोदी जी जिस चीज के लिए आ रहे हैं वो तो आपने बता दी कि अच्छी है। ठीक है, उस हाईवे की अगर हम बात करें, उस हाईवे के साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री के दौरों की, तो इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे, उसकी आज क्या हकीकत है सबको पता है। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में भी प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या हकीकत है पता है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के थे जो 100 स्मार्ट सिटी, देहरादून उस स्मार्ट सिटी में कहाँ एग्जिस्ट करता है आपको पता है। केदारनाथ के रिडेवलपमेंट की बात हो, चाहे बद्रीनाथ के रिडेवलपमेंट की बात, देखो प्रधानमंत्री से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया सर। मैं तो आज तमाम जो हाईवेज हैं या फिर जो और घोषणाएं होनी हैं या जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री घोषणाएं तो होंगी, घोषणाएं होंगी, बिना घोषणा हुए काम कैसे होगा? अरे बताएंगे ना कि हम ये कर रहे हैं, चीज बताइए, बिना बताए कैसे हो जाएगा? स्मार्ट सिटी कितना हुआ? इन्वेस्टर समिट में कितना जो हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो आया था वो कितना ग्राउंडेड हुआ? नहीं हुआ। मसूरी का रोप वे बनाने के लिए 18, आप एक बात बताइए, अब सरकार कहती है कि 1.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में हुआ है सड़क के बुनियादी ढांचे को सुधार करने के लिए, वो दिख नहीं रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। हाँ, देहरादून एक्सप्रेसवे 13,000 करोड़ का सरकार दावा करती है कि भाई हमने बनाया। इसके अलावा ऑल वेदर रोड मत बोलो उसको, मोहनगढ़ दिल्ली एक्सप्रेसवे बोलो। देहरादून के अंदर जैसे ही आप करते हो उसके बाद हालत आपको पता चल जाती है, 2.5 घंटा लगता है। देहरादून की स्टार्टिंग तो आशा रोडी तक हो ही जाती है ना। अब टनल से पहले तो उत्तर प्रदेश है, टनल के बाद तो देहरादून के अंदर घुसते ही आपको हकीकत पता चलती है। जब आप आईएसबीटी के जाम में फंसो, जब वहां से यू टर्न लेने में, आईएसबीटी से यू टर्न लेने में आपको 1 घंटा वहां पे खत्म हो जाता है, और वहां से रिस्पना पहुंचने में तो सिटी के अंदर की प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही बता दी। चौहान साहब से मैंने पूछा था, उन्होंने बता दी। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। दूसरी बात मैं आपको जो बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो घोषणाएं करेंगे, लेकिन वो घोषणाएं कितनी धरातल पे उतरेंगी ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये नहीं है कि घोषणा करने को तो बहुत ही घोषणाएं हुई हैं। ठीक, 2018 में एक बात को खत्म करो, मसूरी के जो लोग थे उनको निकाल दिया गया था सिफनकोट से जी। आज तक वो रोप वे कहां पे है आप बताइए। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। राकेश मिश्रा जी, अब बताइए कि भाई 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का सफर जो शख्स चल रहा है मिश्रा जी उस हाईवे पर, उसको तो रात दिन चलना है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी है, इजी टू ट्रेवल है। क्या वो इस चीज़ सोचेगा कि भाई मोदी ने क्या नहीं दिया, या वो सोचेगा जैसे प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि भाई तो सोचने का नजरिया है। आप इस गिलास में पानी आप कह सकते हैं आधा भरा हुआ है, आप कह सकते हैं आधा खाली है। देखिए सचिन भाई, ये तो अभूतपूर्व काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। परसों रात में मैं वहाँ से 10 बजे चला हूँ दिल्ली से अक्षरधाम से जी, और 1:10 पे मैं देहरादून पहुँच गया। आप इसी हाईवे से आए? इसी हाईवे से पूरा हाईवे बन गया है। एक जगह हमने 40 मिनट रुक के रात का डिनर भी किया है। तो मैंने एक्सपेक्टेड जो निकाला वो 2 घंटे 38 मिनट में। आप कह रहे हैं अक्षरधाम से देहरादून आप 2 घंटे 38 मिनट में। हाँ, लगभग वही सरकार का है ना। 2 घंटे 38 मिनट में मैं आशा रोड़ी, और चूंकि रात में रोड खाली थी तो अपने घर भी मान सकते हैं कि हम 2 घंटे 38 मिनट में पहुंच गए थे। रात्रि का वक्त था। तो निश्चित रूप से, और ये एक प्रगतिशील काम रहा और विकास का तो जनता स्तर 1 मिनट आपने कहा, जब भाई आप आए हैं उस रास्ते से, बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे कि भाई हमें देहरादून जाना है और दिल्ली जाना है, तो दिल्ली और देहरादून के बीच कहीं ऐसा है कि भाई सड़क सही नहीं बनी है, या कहीं डाइवर्जन है, या बिल्कुल एक तरफा गाड़ी चलेगी दिल्ली पहुंच जाएंगे? देखिए, अभी तक तो जब मैं आया हूं, जिस दिन परसों की घटना है, तब तक तो मुझे ऐसा कहीं नहीं नजर आया है कि कोई रहा हो। लेकिन हाँ, दिन रात का समय था, हो सकता है आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हाँ, आम जनता के लिए खोल गया है, तो वो ठीक था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर सड़क के किनारे कोई धसाव हुआ हो या इधर उधर, लेकिन वो जो बीच में पैरेलल लेन चल रही है उसमें दिक्कत नहीं आई थी।
और आई भी होगी तो रात के वक्त मुझे दिखा भी नहीं है, लेकिन मुझे मैं पूरी कंफर्टेबल होके आया हूँ। बस एक चीज़ की जो कमी थी कि पूरे ही इतने 240 किलोमीटर के हाईवे पे कोई मतलब टॉयलेट नहीं है अभी फिलहाल। वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन जाएंगे ना। और वो सब आपको चीजें बनेंगी। चाय पीने के लिए फिर बिहारीगढ़ में मैंने गाड़ी को नीचे उतारा है और मार्केट में घुसा हूं, तब आपको चाय मिली है। ये मतलब देखिए, आने वो तो वाले सब चीजें आ जाएंगी। हाँ, अभी उसमें तो वो एक हाँ। मतलब यात्रियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने घर से पानी की बोतल रख लीजिए तो 2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। अब रहा सवाल ये कि प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में की गई घोषणाओं में क्या हुआ। तो ऑल वेदर रोड 75% पूरी हो गई, जी। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। केदारनाथ का धाम बनाना, उसका एक चरण पूरा हो गया। ऋषिकेश बानियावाला हाईवे नेशनल 7 ये बन गया। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे। उसके बाद पंतनगर एयरपोर्ट का विकास था, वो हो गया। तो ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई घोषणा की गई हो और वो उत्तराखंड में साकार रूप में ना आया हो। तो इस मामले में अभी चूंकि चुनावी सर, अब स्मार्ट स्मार्ट सिटी का सिटी तो जिक्र काम जो है पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का है, उसके जब आकलन होगा। रोपवे का भी जिक्र कर लो। केदारनाथ नहीं, लेकिन ऋषिकेश का और नीलकंठ वाला रोपवे काम शुरू हो गया है और केदारनाथ वाले का भी शायद काम 2018 में मसूरी वाले का भी शुरू हो गया था, उसकी भी बात कर लो। इसका भी नहीं, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने वो बैठे एक हो, जवाब गणना एनालिसिस एक एनालिसिस जो हुई है, जो जहां तक संभावना आई है वो मैं बता रहा हूं। और कहने के लिए तो अभी हनुमान सेतु बना था, उसका शीशा भी टूट गया। आप कह सकते हो इस बात को कि क्या स्थिति रही। टूटने की बात तो अलग है, टूटने को तो कई बार टूट गया हरिद्वार वाला हाईवे। सर, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले चीजें नहीं हुई हैं। अब कोई कंपनी काम कर रही है तो उसके आप पॉजिटिव। ये भी कह सकते हो कि 2014 के पहले आपसे देहरादून से हरिद्वार जाने में आपको कितना समय लगता था और उस हाईवे की क्या स्थिति थी। सहारनपुर से आने में 2.5 घंटे वो भी हाईवे बनी रहा था। तो वो हाईवे जब माननीय गृह मंत्री जी आते हैं तब तो टोल फ्री हो जाता है। नहीं। और जब आम जनता चलिए सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए पंकज जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और बातें होंगी और लक्ष्मी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचे इस दौरे को लेकर, छोटा सा ब्रेक तुरंत लौट रहे हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात कर रहे हैं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की। पीएम मोदी आ रहे हैं तो भाई क्या कुछ घोषणाएं होंगी, क्या शिलान्यास होंगे, और खासकर सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट तो बीजेपी का और मोदी जी का दिल्ली देहरादून हाईवे। जिस तरीके से एक दावा किया जा रहा था कि भाई 2.5 से 3 घंटे के बीच का ये सफ़र होगा, दिल्ली से अक्षरधाम से चलेगा और देहरादून को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर, चाहे बागपत की बात हो, सहारनपुर की बात हो, देहरादून में तो कार्यक्रम आयोजित ही होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। 3 अलग अलग जगहों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे जहाँ पर इस दौरे का पूरा लाइव प्रसारण होगा। बागपत में भी होगा और सहारनपुर में भी होगा, क्योंकि ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि देहरादून को जोड़ता है। बड़ी सौगात इसको बीजेपी मान रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा था। 2020-21 में इसकी शुरुआत हुई और अब ये कंप्लीट हुआ है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मी जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले तमाम मेहमानों से बात कर रहा था तो एक रिजल्ट निकल कर सामने आया, पक्ष हो विपक्ष हो, कि नहीं भाई ठीक है और बातें अपनी जगह है, लेकिन हाईवे ठीक बना है, कनेक्टिविटी अच्छी है और सड़कें अच्छी होंगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। नागरिकों को यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, सड़क अच्छी हो। सचिन, देखिए हम देख रहे हैं क्योंकि एक आम जनता जो है वो 70 साल हम लोगों ने कांग्रेस भी देखा। देखिए, मैं कहीं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कहना जरूर चाहूँगी कि जब से बीजेपी केंद्र में मोदी जी आए हैं तो इसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है कि हम लोग किस तरीके से विकास देख रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी हाईवे पे चले जाइए, तो वहाँ आप ये देखेंगे कि हम लोग पहले हम लोगों को लगता था कि फॉरेन कंट्रीज की हम लोग रोड देख रहे थे। अब आज हम खुद चले जाते हैं तो हमें खुद ही फील होता है कि वाह, हम कितनी अच्छी जगह आ गए। तो इसको नकारा नहीं जा सकता है कि निश्चित तौर पे जो है बहुत विकास हुआ है और बहुत तीव्र गति से जो है छोटी-मोटी चीजें को तो इतना बड़ा विकास कर रहे हैं तो ये छोटी मोटी चीजें जो है वो हो जाती है। लेकिन नो डाउट कि बहुत बढ़िया जो काम हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के
सरकार में चल रहा है, तो उसका हम लोग वाकई में बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि देखिए, पहले पहाड़ों में तक अब हम लोग सोचते थे कि पहाड़ों में कभी ऐसी ऐसी जगह रोड जाएगी, कुछ जगहों को छोड़ दें तो अगर ऐसे ऐसे जगह रोड जा रही है तो विकास तो हो रहा है, इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम लोग उत्तराखंड की, देहरादून की अगर बात कर रहे हैं, तो मोदी जी का जो आने का है उनका प्लान, तो उसमें ये है कि हम लोग दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं, पहले जैसे आम पूरे पैनलिस्ट ने यही बात करी कि हम लोगों को आने में कितनी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। आज की डेट में हम सुबह जा रहे हैं, शाम को हम लोग दिल्ली से वापस अपना काम करके आ रहे हैं। देश की राजधानी के लिए हमारी कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई है, तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। दूसरी बात है कि हाँ, स्टेट की बात अगर जहाँ तक कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ से पर्यटक यहाँ आएगा और बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन फिर प्रदेश में क्या स्थिति है? तो डबल इंजन सरकार है, तो सरकार को यहाँ चाहिए जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, एक स्टेट इंजन थोड़ा कम चल रहा है ना, केंद्र का इंजन तो जी, हार्ड फास्ट चल रहा है। हाँ, क्योंकि चारधाम यात्रा से आगे आप कैसे जाएंगे? अगर आपको मसूरी जाना है, आपको हरिद्वार जाना है। दूसरा सचिन, मैं कहूंगी कि पब्लिक हमारे यहाँ आ रही है भाई, चारधाम यात्रा खुल रही है तो आएगी, लेकिन उसको संभालने के लिए हम लोगों के पास क्या फुल प्रूफ प्लान है कि जो अव्यवस्थाएं हम लोग रोक सकें प्रदेश में? तो इस पे भी काम जो है उतनी ही तीव्र गति से होना चाहिए जितना जो है केंद्र में हो रहा है। ठीक है सत्यवीर जी, आपको क्या लगता है कि भाई आप एंट्री करेंगे, उसके बाद क्या रूट रहेगा? भाई किसी को शिमला जाना है या भाई पौंटा साहिब जाना है, हरिद्वार जाना है, घंटाघर जाना है, मसूरी जाना है, तो सर वो तो 2-2.5 घंटे, तो वहाँ से आप 2-2.5 घंटे आप आगे जाम में जूझिए। आप सचिन जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनका काफ़ी समय उत्तराखंड में भी बीता है। उत्तराखंड को अच्छी तरीके से वो जानते हैं। इस प्रदेश की नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने जब रखी तो उन्होंने इस उत्तराखंड को, वो भी बहुत परिचित थे, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते वो लगातार उत्तराखंड में प्रवास करते थे। तो जब राज्य का गठन हुआ तो वो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज देने का काम किया। उत्तराखंड को बहुत उससे लाभ हुआ। वो अलग बात है कि दुर्भाग्यवश हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुखिया थे, तो उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि ये फिर से बहाल हो सके, केंद्र में इसकी सही से पैरवी की जा सके कि अगले 20-30 सालों तक हमें और आवश्यकता है विशेष पैकेज की। मगर अपने कुर्सी बचाने के लिए, दिल्ली की अनुकंपा के लिए वो लगातार दौड़ लगाते रहे। मगर हमें ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को कई सौ करोड़ों की परियोजनाएं मिली, हमारे बजट से भी कई ज्यादा यहाँ पर उसका तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं खुद ही गिना रहा हूँ, आपको उसकी जरूरत नहीं गिनाने की। जो लोगों की चिंता है, अंदर बताइए ना, अंदर क्या काम हो रहा है? अगर मुझे भी आना है सर आशा रोडी से यहाँ तक, उसके लिए सब सरकार प्लान बना कुछ की डीपीआर तैयार है, कुछ पे चल रहा है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कि किस प्रकार से जो हैवी व्हीकल्स है, लाइट मोटर व्हीकल्स है, उनको कैसे उनकी सुव्यवस्थित तरीके से डाइवर्ट कर देंगे, रोक देंगे, नो एंट्री कर देंगे, जाएंगे कहाँ? वो किस रास्ते से जाएंगे? भाई शिमला जाना है किसी को तो कैसे निकलेगा? पूरा देखिए अंदर सिटी से जाता है, सिंगल रोड है, हो सकता है थोड़ा चौड़ीकरण का काम चल रहा हो। शिमला के लिए आपने अच्छी बात बताई कि शिमला के लिए वो आशा रोड जो ये पौंटा साहिब से लेके यहाँ तक ये बल्लूपुर तक जो नेशनल हाईवे बना है पूरा तैयार हो गया, वो बन के पूरा सुचारू रूप से चल रहा है। एक दिन गया था उधर, एक सेकंड, उसका बीच से आशा रोड़ी से ठाकुरपुर एक जगह पड़ती है, हाँ, ठाकुरपुर बीच से पूरा कार्य चल रहा है, अगले 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी चिंता जो थी वो बाहर बता दिया, वो नहीं, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, वो लगभग बस उसकी ग्राउंडिंग भी हो चुकी है, बस उस पर अब मेटल होना है, वो केवल बाहर ही निकल जाएंगे। वो मैंने बताया, शिमला जाना हो। दूसरा मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूँ, जब शिमला की थोड़ा सा आपने मुझको ध्यान आ गया, शिमला की बात करी, मेरे आराध्य जो देवता भी है वो जय श्री चार भाई मासूम महाराज है, तो हमारे लिए इतना बढ़िया हो गया। मैं जौनसार बावर से बिलोंग करता हूँ, हमारे लिए सबसे अच्छा ये हो गया जब से पौंटा साहिब और ये हाईवे बना, इसके साथ कनेक्टिंग, इसके अंदर भी शिलाई के लिए, शिमला के लिए कनेक्टिंग हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो जब हम यहाँ देहरादून से चलते हैं, विकास नगर से चलते हैं, इस रास्ते से होते हुए हम इनके क्या बोलते हैं, चार स्थान है हमारे जो आराध्य देवता है, तो एक चलायमान है जिसमें हमारे जय श्री ये चालदा मासूम महाराज, इस समय वो हिमाचल में, वो इस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होगी कि हम जब देहरादून से चलते हैं तो सबसे पहले उनके दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम मेंद्रत में जाते हैं तब उनके दर्शन होते हैं, फिर जो मूल स्थान है हनोल में, फिर हम धामी जी ने क्या काम किया? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जहाँ मैं पहुंचने वाला हूँ यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं आपको।
हम वहां पे पहुंचे, क्या बोलते हैं, हनवल पहुंचे, हमने तीसरे स्थान के भी दर्शन हुए, और उसी के बगल में हमारा क्या बोलते हैं पवासी महाराज का, उसके भी दर्शन हुए। मतलब कि जो हम मासू सर्किट की जो हमने सरकार ने कहा है 120 करोड़ की परियोजना पे काम वहां पर हो रहा है हनोल में, और बहुत तेज गतिमान से। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी को भी, चाहे हम किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि उत्तराखंड एक सांस्कृतिक भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, और वेदों को जन्म देने वाली भूमि है। यहाँ पर जितना अध्यात्म का काम किया जा सकता है उतना इस प्रदेश के हित के लिए बीजेपी ही कर सकती है उस काम को। देखो, हमने बढ़ चढ़ के उसके काम किया है, और औरों से अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अभी इनके नेताओं के जो बयान आते हैं, इनके प्रवक्ताओं के जो बयान आते हैं, क्या उससे लग सकता है कि वो इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? देखिए, सब कुछ गिना दिया, भाई शिमला जाएंगे, देवताओं तक पहुंच गए। धामी जी का अभी तक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि भाई धामी जी ने क्या कुछ किया है। वो 120 करोड़ की परियोजना जो है वो धामी सरकार की है। चलिए आशीष जी बता दीजिए। मंदिर मानस माला खंड जो परियोजना है वो धामी सरकार ने उसको पूर्ण कराया। ठीक है आशीष जी। और जो यमुनोत्री जो मैं बता रहा हूँ, जो यमुनोत्री रोपवे 2011 में निशंक जी थे, उन्होंने अनुमति ली थी। बाहर का डिजाइन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, चलिए फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। आशीष जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर दोबारा पूछ लूंगा मैं आपसे। आशीष जी बोलिए। खत्म किसने करा? हरीश रावत ने, और दोबारा से मुख्यमंत्री। बोलिए सर, बोलिए। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने, उनको आपने पूरा समय दिया है, जिन्होंने बिल्कुल रिलैक्स होकर बिल्कुल ठंडे मन से सारी चीजें बताने की कोशिश की, लेकिन इस सारे प्रकरण में दो चीजों का बिल्कुल उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इन सरकारी प्रोजेक्टों में राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण, और दूसरा इनकी उपयोगिता पर। उपयोगिता इसलिए कि जब मैंने कहा कि दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं तो आगे के जो रास्ते जो क्रॉसिंग के हैं, आपको मसूरी भी जाना है, आपको कहीं और भी जाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आशारोड़ी चेक पोस्ट से एक रास्ता मसूरी के लिए अलग से एक्सप्रेस वे निकाला गया है, उसमें जो पेड़ काटे गए, हमारा सवाल ये था कि वो जो पेड़ काटे गए हैं, इन्होंने शुरू में कहा था ना कि आप एनजीटी क्यों नहीं जाते, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये तो हर बार इनका यही होता है कि कोर्ट चले जाओ, एनजीटी चले जाओ। हम लोग जब वहां गए तो पता लगा कि वो जो पेड़ वहां काटे गए हैं, उनकी जगह जो नया वृक्षारोपण करना था वो हरियाणा में किया गया है। अब हरियाणा में कहाँ किया है ये ईश्वर ही जानता होगा या फिर लगाने वाला जानता होगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ हाईवे की क्वालिटी को लेकर। हमारा जो प्रदेश है ये आपदाओं से भरा प्रदेश है, और जो नदी के बीच में जो एलिवेटेड हाईवे बनाया है वो बड़ा सुंदर और अच्छा डिजाइन है, लेकिन हमें आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये लोग बिना चंदा लिए, बिना भ्रष्टाचार के तो कोई काम करते ही नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसा कहीं गड़बड़ ना कर दी हो, तो हमें उसकी आशंका निश्चित रूप से बनी हुई है। अब मेरा दूसरा सवाल जो है कि जब हम किसी देहरादून में पहुंचने के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, हम वहां पर टोल भी दे रहे हैं, और आपको ध्यान हो जब जनरल बीसी खंडूरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे, जो आज नितिन गडकरी जी हैं, तो तब से 1 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर एक सेस लिया जाता है केवल NHAI के लिए। उसके बाद वहां पर चलने वालों से आप टोल भी वसूल रहे। ये दोनों चीजें वसूलने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को खड़ा कर पा रहे हैं, तो इसमें जितनी पीठ आप थपथपा रहे हैं, तो आपकी पीठ केवल इसलिए थपथपाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो होने वाला भ्रष्टाचार है, यानी जो टोल बंद हो जाने चाहिए, मेरठ का टोल अब तक बंद हो जाना चाहिए था, अभी तक बंद नहीं हुआ। और ये जो एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये जो मेरठ हाईवे जो बना है, मेरठ दिल्ली हाईवे, उसी से जो ईस्टर्न पेरिफेरल है, जब वो खेकड़ा में आता है तो वहां से बागपत होते हुए तब वो इस देहरादून में आ रहा है, उसी के पैरेलल में से बनाया गया है। यानी दोनों हाईवे में, इसी हाईवे में जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसी में इसको कई बार इसमें बनने के तुरंत बाद इसमें प्रॉब्लम आई, उनको तत्काल ठीक किया गया और अब उसको जनता के लिए खोला जा रहा है। तो अब हमारी जो आशंका थी वो तो बार बार साबित हुई है, लेकिन अब मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। और एक जो इस हाईवे से, सचिन जी थोड़ा सा हट के मैं 10 सेकंड का समय लूंगा जी। उत्तराखंड के अंदर एक सब स्टेशन बनने थे बिजली के, यूपी पिटकुल उनका निर्माण कर रहा था, और पिटकुल के निर्माण में वो जो 7 सब स्टेशन थे उनको जो टाई अप था, पहली आपत्ति ये कि चाइनीज कंपनी के साथ था। 2023 में और 2025 में इन्होंने अलाउ किया, तो जो चाइनीज व्यक्ति यहाँ आया वो टूरिस्ट वीजा पर आया, और अब वो चाइनीज व्यक्ति भाग चुका है और वो सब स्टेशन डैमेज हो चुके हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं। उनका उद्घाटन पहले मुख्यमंत्री करना आशीष जी थोड़ा सा आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, 1 मिनट सर। अब वो उस सीमा से, अब वो नहीं, मैं सचिन जी इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो चाइनीज व्यक्ति आज टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद ना भागता, तो आज वो हाईवे के साथ साथ उन 7 सब स्टेशन का भी उद्घाटन करते प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप राज्य के नाम पर आने वाला जो बजट है उसकी बंदरबाट इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें ऊपर की पन्नी में तो दिखाई दे रहा है
कि राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया, बहुत सुंदर हाईवे है, हम सब उससे तुरंत निकल रहे, 2.5 घंटे में पहुंच गए। लेकिन इसके पीछे की जो भ्रष्टाचार की कहानियां है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, उसके पीछे सर उपयोगिता। भ्रष्टाचार में तो आज कांग्रेस दिल्ली ही चली गई देश से आसारोडी चेक पोस्ट 2014 तक तो में पहुंच गए, और 2017 से पहले। आसारोडी चेक पोस्ट। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुरानी कहानियां सुनाई कि वो उस वक्त ये था, उस वक्त ये था। जितने झूठ इन्होंने अभी आज की डिबेट में बोल दिए, अगर इसके 10% झूठ प्रधानमंत्री जी ने रैली में बोल दिए तो हमारे तो उत्तराखंड की तो बर्बादी तय है, अच्छा, क्योंकि तो आशीष झूठ जी, बोलकर निकल जाएंगे और आशीष बाद जी में मुझे ये बताइए, हम लकीर पीटते रह जाएंगे। 2004 से और 2014 के बीच में आपकी सरकार का जो एक आंकड़ा निकल कर आता है कि भाई 55,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, यूपीए ने उस वक्त दिए उत्तराखंड को, और सर आज की बात करें तो 1,86,000 करोड़, ये एक आंकड़ा है। दूसरा भी सुन लीजिए सर, लगातार यूपीए शासन के दौरान यूपीए 2, इसी आंकड़े पर आपसे डिटेल चाहता हूँ। हाँ, आप पेट्रोल की कीमत या गोल्ड की कीमत उस समय क्या थी और आज क्या है, उसके आधार पर तुलना कर लीजिए, तब बताइए कि बजट बढ़ा है या घटा आशीष है। जी, अगर ये वो नंबर से 53,000 करोड़ है कि इतने नंबर थे और तो इतने नंबर सरकार थे। 1 लाख करोड़ दे देती, 1.5 लाख दे देती, ये तो और ज्यादा उससे अधिक है ना। और इसके अलावा और सुन लीजिए, उस वक्त गोल्ड की 2004 में गोल्ड की कीमत 4,000 रुपए थी 1 तोले की। सर मैं तो 14 तक की बात कर रहा हूँ। 1.5-2 लाख रुपए जा रही है, तो उसके अनुसार आज हमें कितने रुपए बोलिए मिलने मिश्रा जी। चाहिए थे, कितना। दूसरा, जीएसटी का जो कलेक्शन है उसमें हमारा उत्तराखंड का कितना हिस्सा केंद्र सरकार पे बाकी है, जरा ये चौहान जी अगर इनको याद हो तो बता दें, या इनको अनुमति मिली हो तो। और मुझे लगता नहीं इनको अनुमति मिली होगी। इसके अलावा सर थोड़ा आंकड़ा और सुन सके। लीजिए आशीष जी, भाई आपके टाइम पे 2019 और 14 ये जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, औसतन 1,87,000 करोड़ का आपका पूरा बजट रहा है, जबकि मोदी सरकार ने 26-27 के लिए इसको बढ़ाकर 4,000 से अधिक कर दिया करोड़, और हमारा तो 26 गुना की वृद्धि। हमारे उत्तराखंड जो बजट पेश हुआ है वो सरप्लस बजट पेश हुआ 2 बार, बगल में लगता हुआ हिमाचल ऐसे प्रदेश ही है, आशीष जी, उसने आशीष जी, उसके बजट ऐसे की ही क्या हालत है। हाईवेज के लिए 31,000 करोड़, रेलवे लाइन बिछाने के लिए 40,000 करोड़, तो ये क्या सब कागजों में हो रहा है? एक बात और है जी, एक बात और है कि 2013 में उत्तराखंड को जो अटल जी ने एक वो तो दिया इसका था, मतलब ये कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, हो गया हूं। उत्तराखंड को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उत्तराखंड में 2004 में तक उन्होंने 2010 तक का दिया था। जी, फिर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार आई और पी चिदम्बरम जी जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने उसे 2008 में ही बाई बैक कर लिया। तो ये भी एक मतलब उत्तराखंड के साथ धोखा था। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई और केंद्र सरकार बैठी तो इन्हें भी अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो क्षेत्र नहीं विकसित थे उनके लिए लाना चाहिए था। ठीक है, मैं सर आपके पास आऊंगा। पंकज जी 1 मिनट आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जो अभी मैंने आंकड़े गिनाए, क्या वो सब फर्जी आंकड़े हैं? क्या उनमें कुछ सच्चाई नहीं है? अगर सच्चाई नहीं है तो फिर जमीन पर बीजेपी दावे क्या कर रही है फिर? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी सबसे बड़ी टनल जो निकली थी रेलवे की, सचिन भाई, वो हमारे देवप्रयाग से लेके और दराज तक निकली थी। ठीक है, अभी कल या परसों की मैं न्यूज़ देख रहा था, वो पूरी धड़ाम हो गई। ये भी सबसे बड़ी, जो आप बजट की बात कर रहे हैं उनमें से ये भी है, उनमें से वो भी है बजट जो स्मार्ट सिटी पे लगा हुआ है, उनमें से वो भी है बजट जो प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के डेवलपमेंट के लिए दिया था, या नीति माड़ा को फर्स्ट विलेज बनाने के लिए दिया था। और मजे की बात यह है कि जब उन्होंने माड़ा को फर्स्ट विलेज बना दिया उसके बाद भी वहाँ पे अभी तक एक गेट लगना था, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, और वो अभी नहीं लगा। आप चेक करिए उसको, आप चेक करिए उसको, आप चेक करिए। नहीं, वो नहीं, एक पूरा गेटेड वो बनना है वहाँ पे बद्रीनाथ के आगे जाने के बाद। हाँ, 3 जिसके किलोमीटर आगे ऊपर बना हुआ है। मेरी फोटो भी है वहां से। पूरा हॉल है वो। 3 महीने बना पहले, हुआ है। 3 से 4 महीने पहले वहां पे जब लोकल लोगों ने वो तोड़ा था, वो भी आपको याद होगा, तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो मेन इनका गेट है। ठीक है, एक बोर्ड फर्स्ट वहाँ विलेज पे- माना नहीं बना। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ, एक इन्वेस्टर समिट की अगर मैं बात करूं, लाखों हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो उत्तराखंड के अंदर आना था प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में, उसमें हुआ, वो कहाँ, कितना ग्राउंडेड हुआ? उससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी ने इन्वेस्टर समिट करी थी जिसमें पूरा भू कानून खत्म कर दिया था, पूरे डीएम को कई 100 बीघा जमीन देने की वो दे दिया था, पूरा अधिकार दे दिया था। उसमें से कितना ग्राउंडेड हुआ? आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री जी आएंगे, घोषणाएं करेंगे,
प्रधानमंत्री जी घोषणा करके चले जाएंगे, एग्जीक्यूशन कौन करेगा उसका? उसके पीछे अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने विदेश घूमे थे, इतने टैक्स पेयर के पैसे पे वो अलग अलग देशों में जाके उन्होंने रैलियां निकाली थी, तो टैक्स पेयर के पैसे का फॉलोअप करने का काम किसका है? इनकी ब्यूरोक्रेसी कहाँ है? वो अधिकारी और वो नेता कहाँ हैं जिन्होंने वो इन्वेस्टर समिट को जमीन पर निकालना था? वो ग्राउंडेड नहीं हुआ। दूसरी बात, कितना इंडस्ट्री आपने पहाड़ फ्रेंडली निकाली? कितनी इंडस्ट्री? हरिद्वार, उधम सिंह नगर तो डेवलप हो गए, ठीक है, देहरादून डेवलप हो गया, उत्तरकाशी में क्या करा, टिहरी में क्या करा, चमोली में क्या करा, रुद्रप्रयाग के लिए क्या निकाला, पिथौरागढ़ के लिए, अल्मोड़ा के लिए, चंपावत के लिए, बागेश्वर के लिए, कौन सी वाली आपकी योजनाएं आई? बताइए जो गिनवा रहे हैं पंकज जी या और हमारे कहाँ जो है गेस्ट वो हैं, हजारों करोड़ में उनका हिस्सा कहाँ है? सरकारें सभी अच्छा काम करती हैं भाई, कुछ ना कुछ चीजें नेगेटिविटी भी हो जाती है। सरकार का कोई 100% रिजल्ट किसी सरकार का थोड़ी रहता है, लेकिन हम वही पॉजिटिविटी ढूंढे तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल सचिन, देखिए अगर नहीं, पॉजिटिविटी ढूंढने में अपना सारा लुटाना थोड़ी है। नहीं, हम हम अगर लोग पहले की जाएं भी और बात करें, positivity पहले की ढूंढते भी रहें बात तो वो करें, नहीं होता है ना। तो पहले की भी बात करें और आज भी देखें तो देखिए विकास तो हम देख रहे हैं, है ना, कोई भी देख रहा है। विकास एक कुछ सतत चीजें प्रक्रिया है, वो होती रहेगी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। बिल्कुल, लेकिन नहीं, हम हर चीज को वो सही बोल रहे हैं कि नेगेटिव देखेंगे भाई। अगर प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, उनका विशेष लगाव है और वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में आने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, तो उसके बाद आप ये देखिए कि कुछ तो उत्तराखंड को मिल रहा है। आप पहले हम लोग कहीं निकलते थे तो क्या स्थितियां पहाड़ों में रोडों की थी, क्या स्थितियां हम वहां पे जाने की थी, लेकिन आज कुछ हद तक तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, विकास हुआ है। ऐसा नहीं है, देखिए हम नेगेटिव देख लेंगे तो कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि अगर भी कांग्रेस की सरकार भी थी तो क्या इतना कुछ हम लोग उस टाइम पे भी पब्लिक के लिए कमी थी, उस टाइम भी पब्लिक कहती थी कि हमें ये चाहिए लेकिन नहीं हो पाया। तो दोनों अगर मिला के देखिए तो सतत विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। और विकास की गति देखिए, क्योंकि हर चीज एक साथ होना हमारी भौगोलिक स्थिति पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग अगर यहाँ पे विकास कर रहे हैं और प्लेन्स पे विकास कर रहे हैं तो उसमें अंतर जरूर हो जाएगा। दोनों स्थितियों में अंतर जरूर है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ चीजों में है कि भाई जो पेड़ कटने वाली बात हो रही है या फिर देखिए हाईवे जाएंगे तो लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं से तो जाएंगे, कुछ चीजें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी सरकार है और कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत बेटर करके दिखा रही है कुछ चीजों में। मिश्रा जी देखिए अभी क्या है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। आप ही बोलना। अब दिल्ली दूर सचिन भाई नहीं है जी। दिल्ली अब हो गई 2 घंटे की। और ये जो रोडें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, इनसे औद्योगिक विकास जबरदस्त होगा, पर्यटन का विकास होगा। क्योंकि पहले भी ये स्थितियां रही हैं कि रोड भी, जिस राज्य की रोड अच्छी है उस राज्य में विकास अपने आप चल घूम टहल के आता है। एक चीज और होगी मिश्रा जी, पहाड़ों में देखो ना, अगर जो होटल और बड़े बड़े ये चीज बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, देखिए कहीं ना प्रकृति के लिए है थोड़ा सा उसमें खतरा, लेकिन जब लोग आ रहे हैं, हाँ तो भाई उसमें डेवलपमेंट भी होगा, धीरे धीरे और चीजें भी आएंगी। एक बात और मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते पूरे प्रदेश के राजनीतिक दलों को बता दूं, चुनावी राज्य है ये। अगले 6 महीने में यहाँ चुनाव होगा और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो वो कल 14 तारीख को, चूंकि संक्रांति होती है उस दिन जी, और सूर्य भी मेष राशि में पहुंचता है, मेष संक्रांति कहते हैं इसको, तो उसी दिन से ये चुनावी प्रक्रिया शंखनाद शुरू हो जाएगा। और आप देखिएगा कि पूरे प्रदेश के लिए घोषणाओं की झड़ी हो जाएगी। सबसे पहले तो कल टोल फ्री हो जाएगा। आप समझिए बात को। सबसे बढ़िया तो काम उसके लिए 14 तारीख के बाद टोल फ्री हो जाएगा। अरे टोल तो वैसे ही भी फ्री है, 30 रुपए का टोल हो गया है। 50 हो गया अब सर, 85 हो गया। एक सेकंड, 2-3 टोल फ्री हो जाएगा सारे टोलों में। 2-3 महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक टोल का विषय, अब तो उसका भी सेकंड ऑप्शन लिया है कि आप एक बार डाल दो 30 रुपए। दूसरा पंकज भाई ने 2 बार ये विषय उठाया कि भाई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र जी के समय भी हुआ और पुष्कर सिंह जी के समय भी हुआ जी। देखो, मुझे जब त्रिवेंद्र जी के समय पे हुआ तो मुझे अभी भी याद है कि 35,000 करोड़ हमने प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया, सरकार ने दिया। और ये आधिकारिक आंकड़ा है, और ये सुनिए एक सेकंड, आधिकारिक आंकड़ा है कि जो विपक्ष ने ही मांगा था और उसके बाद उन्होंने प्रश्न नहीं उठाए, 90,000 नौकरियां उसमें सृजन हुई। इतना बड़ा, मतलब कि ये नौकरियों की तादाद उत्पन्न हुई। और जो अभी इनके समय पे है, क्या माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समय,
इस समय भी जिस प्रकार का उन्होंने खासकर की उन्होंने पीएमओ से बातचीत भी करी कि भाई देश में सबसे अधिक जो फार्मास्यूटिकल है वो हम उत्पन्न करते हैं, और खास करके पंकज भाई तो उस फील्ड से है, तो प्रधानमंत्री जी को बोला है कि आप यहाँ अधिक से अधिक यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, हम उसके लिए जितने आपके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम काम करने को तैयार है। और जहां तक पहाड़ों की बात है, मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा मैं इसके साथ खत्म कर देता हूँ, समय भी खत्म हो रहा है। जो अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिस विषय के लिए आ रहे हैं कि जो हमारा ग्रीन कॉरिडोर है, लगे हाथ। हम जब पहले ये अंग्रेजों के समय ये डेवलप हुआ था, तो जो डाट काली की जो सुरंग है, इसका इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास है। 1804 में जब डेवलप हो रहा था, तो वो जो डाट काली की जो सुरंग है वो बनी नहीं थी, उसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। तब उस समय जो लिखित है, जो मैंने ही पढ़ा है, तो उसमें लिखित है कि तब वहां के जो इंजीनियर थे, अंग्रेज इंजीनियर थे, उनके सपने में आएगी देवी के रूप में कि आप यहाँ पे इस प्रकार का काम करो। तब उस मंदिर की स्थापना हुई। उसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब वहां से गणेशपुर से चलेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेश की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए वो भी वहां पर जाने वाले हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व है और उसके लिए भी बहुत अच्छा विकल्प बनाया गया रास्ते जाने के लिए। और आज वहां 2-2, 3-3 सुरंगें बंद हो गई है। कांग्रेस वाले भी जाते हैं मंदिर में पूजा करने। वो तो अब क्या उनके बारे में क्या बात करते हो, मंदिर तो उनका विषय ही नहीं है, वो तो बाबर की मजार आशीष जी होने वाले व्यक्ति है। मंदिर विषय नहीं है, बाबर की मजार, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, वो तो दिल्ली के अंदर है। अच्छा दूसरा एक सेकंड इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, जापान ने उसको गुलाम किया था। आप बताइए कि जापान चाइना के इतिहास में उसको पढ़ाया जाता है, जापान को वो हमने इसको गुलाम करी, उसके नाम से सड़क है, उसके नाम से सड़क है, यहाँ तो पूरे देश के अंदर उनके नाम से सड़क है। जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं और अगर ऐसा कोई धर्म का तीर्थ स्थल हो तो वहां जरूर जाते हैं, भाई डेवलपमेंट भी हो, धर्म का तड़का भी हो। उनका नारा ही है विरासत भी और विकास भी। नहीं, ये धर्म के तड़के के अलावा वो ठीक है। अच्छा एक चीज मैं एक बार एक चीज और कहता हूं कि भारत में रहने वाले बहुसंख्यक एक हाईवे बनाया इनकी सरकार में, भारत में रहने वाला बहुसंख्यक हिंदू है। अगर राष्ट्र सत्ता बहुसंख्यक के विकास के लिए और उनके धर्म के रक्षा के लिए कार्य नहीं करेगी तो कौन करेगा? 1951 में ऐसी नहीं कर रही है ना, बीफ कंपनी से तो चंदा लेते हैं, ये बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। सिलक्यारा जोशीमठ में जो काम हो रहे थे, उन कंपनियों से पैसा खा रहे हैं चंदे का। ये तो भ्रष्टाचार का पैसा खुलेआम खाने वाले लोग हैं। आशीष जी ये बताओ, मोदी जी जाटकाली मंदिर जा रहे हैं तो कांग्रेस को कोई दिक्कत हो रही है क्या? भ्रष्टाचार में विकास नहीं होता। आशीष जी मोदी जी पूजा करने जा रहे हैं, कांग्रेस को कोई दिक्कत है? वाले लोग गोरक्षा की बात करते हैं। आशीष जी कभी राहुल गांधी जी को भी ले आइए। बुद्धि पीते आशीष जी कभी राहुल गांधी जी को बुलाइए कि चलिए डाटकाली मंदिर, जो भी इतिहास बता रहे हैं चौहान साहब, इतना इतिहास है कि भाई सपने में आए। देखिए ऐसा है सचिन जी, शैलजा जी भी आई हुई, का उनसे कह एजेंडा दीजिए। यही है, देश की आजादी से लेकर आज तक इनका यही काम रहा है। ये हर जगह धर्म की चाशनी लगाकर लूटने का काम आशीष करते हैं। जी हरीश रावत जी पापों को धोने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, नहीं, बीजेपी मैंने कहा प्रवक्ता ना, कह रहे जहर हैं। खुरानी गिरोह होता है ना एक, वो जहर चटाकर लूट लेता है, तो ये वही लोग हैं। ये धर्म के और सांप्रदायिक, धर्म की चटनी और सांप्रदायिकता का जहर चटाते हैं और जनता को लूट रहे हैं, और लूट पर सवाल नहीं खड़ा करते। इनसे लूट पर एक सवाल पूछ लो तो ये इधर उधर की बात करने लगते हैं। यही तो इनका एजेंडा है, बिल्कुल सटीक एजेंडे पर पूरे हाईवे पर चलते रहे, लास्ट में आकर ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री अच्छा ये बताओ इनके नेता ने, सचिन जी इनके नेता ने, चलिए सर मेरे पास समय का भाव नहीं, मुझे कमांड आ गई। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो सवाल ये कि मोदी जी आ रहे हैं और भाई क्या कुछ देकर जाएंगे, और ये जो मेगा प्रोजेक्ट है बीजेपी का कितना फ्रूटफुल होगा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।